यह गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसे होटल में अपने कमरे में बुलाता है ब्रजभूषण शरण सिंह, और कमरे में बुलाकर किस तरीके से उसको पकड़ लेता है ना, उसकी बनियान उठाकर किस तरीके से बेटी की छाती पर हाथ लगाया था, पेट पे हाथ लगाया जाता है, इस तरीके से खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके और हवाई जहाज की मांग को खारिज करके उनकी हत्या करवा दी गई। मैं बधाई देना चाहता हूं 1983 में विश्व कप विजेता कपिल देव और उनकी टीम को। उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा, रॉबिन उथप्पा ने कहा, अनिल कुंबले ने कहा, इरफान पठार ने कहा हम इनके साथ हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर की क्या व्यवस्था है, सौरभ गांगुली क्यों मौन है, MS धोनी क्यों चुप है? आपको मालूम है कि कुछ बच्चों, गर्भवती महिला ने बच्चा जन्म लिया बैंक की कतार में, उसका चाचा कितना दबाव में होगा, कितना तनाव में होगा, कितना दबाव होगा भाजपा की खट्टर सरकार का, मोदी सरकार का और ब्रजभूषण शरण सिंह का कि उसका चाचा बगावत कर रहा है और अपनी ही नाबालिग बेटी को बालिग बताने का षड्यंत्र कर रहा है। हाथरस में वाल्मीकि परिवार की बेटी की जुबान काटी गई थी, कमर की हड्डी तोड़ी गई थी। 80 करोड़ की आबादी ऐसी है कि 5 किलो राशन नहीं मिलेगा तो जिंदा रह पाना असंभव हो गया। उसको बोलते हैं वेंटिलेटर पहुंचा दिया आपने देश को। देश की 95% आबादी को भुखमरी में ऐसी दशा में पहुंचा दो ताकि वो रोज 2 जून के आटा चावल के ही व्यवस्था करने में अपना जीवन घिसा दे और किसी प्रकार का आवाज उठा पाने में सक्षम ना हो। और मैं सवाल इस पर जवाब देना चाहता हूं। मैं ये मानता हूं कि मोदी जी के इन 9 साल में सारा का सारा देश लाचार है। आपने देखा कि यौन शोषण के खिलाफ पहलवान बेटियां किस तरीके से संघर्ष कर रही हैं, लड़ती हुई, और तब यहाँ पर पुलिस के एक आला अधिकारी ने अभी इन्होंने उन पर दंगे के मुकदमे दर्ज कर दिए, तमाम धाराएं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ा दबाव में लिया जा रहा है विशेष आयुक्त को, जो कानून और व्यवस्था को लेकर के दीपेंद्र पाठक ने एक बड़ा, आपने उनका बयान देखा होगा, उन्होंने कहा हमने पहलवानों से कहा था आप देश विरोधी गतिविधियों से अपने को दूर रखें। तो आप समझ लो कि आज की तारीख के अंदर बेटियों की जो FIR है, इंडियन एक्सप्रेस ने उसको बहुत कायदे से पूरा का पूरा रखा, किस तरीके से लड़की हमारे देश की बेटी गोल्ड मेडल जीतती है, गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसे होटल में अपने कमरे में बुलाता है ब्रजभूषण शरण सिंह, और कमरे में बुलाकर किस तरीके से उसको पकड़ लेता है ना, उस शब्दों का किस तरीके से बहुत खुलासा हो रहा है कि बनियान उठाकर किस तरीके से बेटी की छाती पर हाथ लगाया था, पेट पे हाथ लगाया जाता है, तमाम प्रक्रियाएं। मुझे लगता है इससे बड़ी लाचारी देश की क्या हो सकती है। बेटियां लाचार हैं, उस दशा में पहुंच गए। उन्होंने कहा ये जो मेडल हमने खून को पानी बना करके, खून का पानी बनाकर देश के लिए जो अर्जित किए हैं, मतलब वो मेडल उनके लिए तो है ही, हमारे देश का सम्मान भी है, वो उनको गंगा में अर्पित करने के लिए विवश हो रही थी। आप देखिए इस देश के अंदर बहुत बड़ी ताकत मानती है खाप, अपने को खाप लाचार हैं, विवश हैं। वो कह रहे अब हमने इतने दिन का समय दे दिया, पहले 15 दिन का समय दे दिया, फिर इतने दिन का समय दे दिया, ये भी लाचारी है। हमारे देश के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश का जवान लाचार है। हमारे देश का जवान इसलिए लाचार है, मैं आपके सामने बहुत बड़े प्रतिष्ठित राजनेता, राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक भी दहाड़ रहे सड़क पर कि हमारे देश के 40 जवानों की किस तरीके से खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके और हवाई जहाज की मांग को खारिज करके उनकी हत्या करवा दी गई। लेकिन एक भी आला अधिकारी और एक भी जवान मुंह खोलने का साहस नहीं रख पा रहा है। हमारे देश के खिलाड़ियों का कतार लगी हुई है। मैं बधाई देना चाहता हूं 1983 में विश्व कप विजेता कपिल देव और उनकी टीम को। उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा, रॉबिन उथप्पा ने कहा, अनिल कुंबले ने कहा, इरफान पठार ने कहा हम इनके साथ हैं। लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है, सचिन तेंदुलकर की क्या व्यवस्था है, सौरभ गांगुली क्यों मौन है, MS धोनी क्यों चुप है, क्या स्थितियां आ गई हैं। भाजपा के नेताओं से आप अलग से बात कीजिए, एक MP MPLA से वो कहते हैं बहुत अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ बेटे के साथ में, लेकिन वो उनकी भी लाचारी है, वो मुंह नहीं खोल पा रहे। लेकिन भाजपा के नेत्री हैं जो गोपीनाथ मुंडे की लड़की सांसद हैं, वो उसके पहलवानों के समर्थन में आई है। देखिए मैं बधाई देना चाहता हूं उन्होंने जो बात कही है, लेकिन गोपीनाथ मुंडे की बेटी उस समय भी लाचार थी जिस समय गोपीनाथ मुंडे की हत्या कर दी गई 3 जून को। मैंने कहा था, मैं आज भी बेबाकी के साथ आपके माध्यम से कह रहा हूं, निष्पक्ष तरीके से अगर जांच हो, गोपीनाथ मुंडे की भी हत्या कर दी गई थी। ये लाचारी थी उस परिवार की, वो परिवार बोल नहीं पाया। और तब मैं इतनी आप समस्या गिना रहे हैं और भाजपा कह रही है 9 साल बेमिसाल, मोदी जी 9 साल बहुत अच्छे काम किए, देश हित में काम किए, 18 घंटे काम किए। बिल्कुल आपने सही कहा। आपने देखा
नरेंद्र मोदी जी ने ताली बजाई, नोटबंदी कर दिया। आपको मालूम है कि कुछ बच्चों, गर्भवती महिला ने बच्चा जन्म लिया बैंक की कतार में, लोगों की जान चली गई, लोगों की जान चली गई। नोटबंदी कराने में एक भी अदानी अंबानी कोई लाइन पे नहीं लगा, तमाम गरीब गुरबा मजदूरों को लगना पड़ा। हमारे देश के अंदर, दुनिया में, आपको मालूम है कि नहीं, पर दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, इस्लाम में सूदखोरी पाप माना गया है। जबरदस्ती नोटबंदी करके हमारे देश में करोड़ों करोड़ परिवारों को सूदखोर में बनाने का षड्यंत्र किया गया। आप समझ लीजिएगा, आपको जान लेने में ताकत अच्छा लगता है। आपने टैक्स पद्धति बदली, 6.5 लाख उद्योग पर ताले लग गए आपकी ताली बजाने से। फिर आप कहते हैं कि साहब 9 साल बेमिसाल। 6.5 लाख उद्योग चलाने वाले, उद्योगों के मालिक, उनमें काम करने वाले कामगार, उनका माल ढोने वाले, उनको माल देने वाले, उनके खरीदारी करने वाले, इन सब का अगर आकलन आप करेंगे, ये आंकड़ा करोड़ों में पहुंचता है। आपने 450 मामले कोरोना के थे, ताली बजा दी, पूरे देश को लाचार कर दिया। आपके 14-15 करोड़ लोग सड़कों पर चल रहे थे। लाचारी में आपने देखा देश में महिलाओं के पैरों से, बच्चों के पैरों से खून टपक रहा था, और गर्भवती महिलाएं खुले आसमान के नीचे बच्चे जन रही थी, और भूख से लोग मर रहे थे। और आप कह रहे 9 साल बेमिसाल। मैं आपके सामने जिक्र करता हूं इनके विधायक लाचारी की, एक आज मैं कुछ लड़कियों की लाचारी की बात, हमारे ये गोल्ड मेडल विजेता बेटी यहाँ बैठी है ना, इनके अलावा देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ कुलदीप सेंगर का जो मामला है 2017 का, आपको बताना चाहता हूँ, कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया था उस लड़की को। जून 2017 का जिक्र है, और 18 में, अप्रैल के महीने में उस बेटी को आत्मदाह का प्रयास करना पड़ा योगी आदित्यनाथ के आवास पर, तब जाकर के उसके मामले की सुनवाई। लेकिन क्या हुआ, उसके पिता को फर्जी मुकदमे में बंद करके उसकी हत्या कर दी गई थी। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए, उसका चाचा जेल में बंद था, और वो चाचा को मिलने के लिए जब जा रहे थे तो तब क्या हुआ, 2019 का मैं जिक्र कर रहा हूँ। स्थिति यह हुई थी कि उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, ट्रक चढ़ा दिया था, रायबरेली जेल में जा रहे थे अपने चाचा को मिलने के लिए, और क्या हुआ, उसकी मौसी और चाची की डेथ हो गई, आपको मालूम है। और तब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। मैं जिक्र करना चाहता हूँ आपके सामने 2018 का, कठवा का, जनवरी का, एक छोटी सी बच्ची, मासूम बच्ची, उसके बलात्कारियों को गिरफ्तार करने का मामला था। आपने देखा किस तरीके से उनको बचाने के लिए, ऐसा नहीं है कि अकेले ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया जा रहा हो और इन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा हो। लाचारी का मैं बात कर रहा हूँ, 8 साल 7 साल की मासूम बच्ची का अपहरण करके, गैंग रेप करके, और उसकी कहाँ, मंदिर के अंदर भूखी प्यासी रखी गई थी, और उसके बलात्कारियों को बचाने के लिए आपके जो है भाजपा सांसद जो ब्रजभूषण शरण सिंह की जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे जी, अभी आपने न्यूज में देखा होगा, जो नाबालिग लड़कियां थी वो बालिग बताई जा रही है, उसके चच्चा इंटरव्यू दे रहे हैं। बिल्कुल, ये जो आपका सवाल है, यही तो बात कही गई है पॉक्सो एक्ट के तहत कि तत्काल मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए। यही तो सबूत नष्ट करने का षड्यंत्र है। वहां लड़की नाबालिग की ही थी, उसके चाचा को विवश किया ब्रजभूषण शरण सिंह की, यही तो ताकत है। ब्रजभूषण शरण सिंह की यही ताकत है कि पॉक्सो एक्ट को उसने कहा चाचा को आगे लाकर, चाचा मीडिया में। और आपको बताता हूं, मैं इतना गिरा हुआ नहीं करूंगा, लेकिन जो बेटियां धरने पर बैठी हैं उनमें से एक बेटी को बदनाम कराने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और आपको बताना चाहता हूं, उसका चाचा कितना दबाव में होगा, कितना तनाव में होगा, कितना दबाव होगा भाजपा की खट्टर सरकार का, मोदी सरकार का और ब्रजभूषण शरण सिंह का, कि उसका चाचा बगावत कर रहा है और अपनी ही नाबालिग बेटी को बालिग बताने का षड्यंत्र कर रहा है। मैं देखिए, ये षड्यंत्र है। आपके कहने का मतलब है इसलिए बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट करने का षड्यंत्र कर रहा है। इससे बड़ा और कोई उदाहरण हो नहीं सकता है। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, वह लड़की नाबालिग थी। अच्छा, आप तमाम लोग जो है सपोर्ट में उतर रहे हैं रेसलर्स के, अच्छी बातें उतरिए, खाप पंचायत, तमाम पंचायत हो रही है, तमाम विपक्ष के नेता आ रहे हैं। मुझे बताइए, जितने भी लोग आज समर्थन दे रहे हैं और महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, इनका एक ट्वीट नहीं आया, ना किसी विपक्ष का आया, ना किसी खाप वालों का आया, ना आप लोगों का आया जो 1 महीने से जंतर मंतर चक्कर काट रहे हैं साक्षी के ऊपर, जिसका मर्डर हो गया, जो 16 साल की बच्ची थी। कहाँ गया फिर महिला सम्मान, कहाँ गई महिला? बहुत देखिए, ये बहुत बेहतर सवाल आपका है। मैं ये कह रहा हूं कि उसके बाद मैं अगर मीडिया के सामने अभी आया हूं, जो साक्षी की हत्या कर दी गई, और साक्षी की हत्या करने वाला हत्यारा पुलिस की हिरासत में है, और साक्षी की हत्या करने वाला हत्यारा न केवल गिरफ्तार में है, उसे चाकू और तमाम चीजें बरामद कर दी गई हैं, पुलिस एक्शन ले रही है। यहाँ सवाल देखिए,
बहुत बुरी बात है, हम सब लोग भर्त्सना करते हैं साक्षी की हत्या कर दी गई, लेकिन सिर्फ साक्षी की हत्या कर दी गई ऐसा नहीं है। देश में जगह जगह हत्या का सिलसिला रहा है, पर साक्षी की हत्या करने वाला हत्यारा गिरफ्तार है, उसने बर्बरता से हत्या की है। ये सवाल मामला ट्वीट का नहीं है, मामला है कि तत्काल गिरफ्तारी हुई है, पकड़ा गया है, पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है। इसको एक इस एंगल से मैं भी मानता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे बहुत दुख और अफसोस है, हम सबको 140 करोड़ आबादी को दुख और अफसोस है साक्षी की हत्या पर। एक देखिए न्याय हो जाती है, क्या कहने, क्या गिरफ्तारी होने से न्याय मिल जाता है? नहीं, एक मिनट, आप मुझे बताइए, अगर गिरफ्तार नहीं हुआ होता तो हम सड़क पर उतरते, विरोध प्रदर्शन के लिए। हम कह रहे हैं कि गिरफ्तार होना, कानूनी प्रक्रिया का चलना, ये हम मांग कर सकते हैं कि उसको फास्ट ट्रैक अदालत में चलना चाहे मामले को। और ये जो लव जिहाद की बात कर रहे हैं, प्रेम, देखिए मैं फिर आपके माध्यम से गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, प्रेम कोई किसी से भी कर सकता है और प्रेम करना कोई पाप नहीं है। और फिर ये कह देना कि हिंदू और मुसलमानों का प्रेम नहीं होता है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, शहनवाज हुसैन का जो रिश्ता है वो किस परिवार में है? मुख्तार अब्बास नकवी का, इससे पहले सिकंदर बख्त, उनका इंतकाल किस परिवार से है? नहीं, मैं सुनो, मैं वो जिक्र नहीं, पहले सुनिए, एक मिनट, नो, मैं सुनिए, पत्रकार मैं आपके माध्यम, सुनिए, पहले सिकंदर बख्त एक बहुत वरिष्ठ नेता होते थे, गौरी शंकर भारद्वाज जी के बहनोई, वो उनका इंतकाल हो गया। मैं तब से लेकर के अब तक एक बात दावे से कह सकता हूँ, जिन मुसलमानों का संघ परिवार के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता है, उन सब का आरएसएस बीजेपी में बहुत बड़ा ओहदा है। और जिनका रोटी बेटी का रिश्ता इनके साथ नहीं है, अगर कोई किसी और से प्रेम करता है तो ये उसे लव जिहाद का एंगल देते हैं, पर इनकी बेटियों के साथ जब कोई प्रेम विवाह करता है तो ये उसको भाजपा और संघ में बड़ा स्थान देते हैं। ये जमीनी स्तर पर है, एक एक का मैं जिक्र नहीं करूँगा। मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको, लाचारी और बेबसी का। सितंबर 2020 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, कोरोना के बीच में, जिस वक्त हाथरस में वाल्मीकि परिवार की बेटी की जुबान काटी गई थी, कमर की हड्डी तोड़ी गई थी, कि जब तक वो बेटी बच सकती थी तब तक उसे कायदे के हॉस्पिटल में सब ट्रांसफ़र नहीं किया गया, नहीं भेजा गया। और जब उसको वहाँ से एम्स के लिए रेफ़र किया गया था तो फिर आपने देखा उसको एम्स के बजाय सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, जहाँ उसकी जान चली गई और फिर देर रात को उसके शव को ठिकाने लगाया गया। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हम लाचारी की बात करें, जवानों की हत्या कराने के बाद एक भी जवान मुंह नहीं खोल पा रहा है। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छिन गई कोरोना काल के अंदर, जिनकी जान चली गई है, जो लोग मारे गए गाड़ियों के रौंद के, जिन्होंने खुले आसमान के बच्चे जने, एक भी मुंह खोलने का हिम्मत नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश लाचार है। वो 6.5 लाख उद्योगों पर ताले लगे, एक भी उद्यमी खड़ा होकर के बोलने का साहस नहीं कर पा रहा है। तब हम कह रहे हैं कि नोटबंदी की बर्बादी हो, चाहे टैक्स पद्धति को बदलने की बर्बादी हो। कहा जा रहा है इकोनॉमिक तो ऊपर जा रही है, इकोनॉमी जो है, देखिए ये कोई पेड़, देखिए आपको मुझे लगता है कि जो आप अर्थ को बोलते हैं ऊपर जाने के लिए, इसके प्रोफेसर अरुण कुमार जी JNU के रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं, मुझे लगता है कि उनके साथ आप लोगों को बात करनी चाहिए। ये कोई पेड़ थोड़ी है कि सब बढ़ने लग गया। आप समझ लीजिएगा कि हमारी जो सबसे बड़ी बात है, निर्यात की जो स्थिति है, निर्यात की स्थिति माइनस में चली गई, माइनस में। और आप कह रहे हैं कि हम संपन्न बनते जा रहे हैं। वो आप देखिए, आपको, मुझे लगता है कि आपको ये सूचना कौन दे रहा है, ये सूचना कौन आपको दे रहा है? मैं कल रिक्शे में बैठा, यकीनी तौर पर मेरे साथ 2 युवा में से एक ने मुझे नमस्ते की और कहा कि सर हम आत्महत्या नहीं करेंगे। ये कोई जिक्र ही नहीं था, ये चर्चा ही नहीं थी। उन्होंने सिर्फ इसलिए कहा कि, और मैं और वो बहुत लंबा सफ़र नहीं था, 10 रुपये बिजली का रिक्शा जो अब चलता है, 10 रुपये की दूरी तय करनी थी। आप समझ लीजिएगा उतनी दूरी पर उन्होंने कहा कि सब आत्महत्या तो हम नहीं करेंगे। इस स्थिति दशा में पहुंच चुका है देश। आप, हमारा भारत ऐसी दशा में पहुंच चुका है जहां बड़ी आबादी, 80 करोड़ की आबादी ऐसी है कि 5 किलो राशन नहीं मिलेगा तो जिंदा रह पाना असंभव हो गया। उसको बोलते हैं वेंटिलेटर पहुंचा दिया आपने देश को। आपने वहां पहुंचा दिया देश को जहां लोगों को राशन नहीं मिलेगी, लोग मर जाएंगे। और तब आप कह रहे हैं कि साहब हम देश को संपन्न बना रहे हैं। गरीबी और भुखमरी के मामले में हम पाकिस्तान और श्रीलंका से नीचे निपट गए, आप समझ रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? ये नीतिगत मामला भी है। ये मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं कि इनके दूसरे जो गुरु थे गोलवलकर,
उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि लंबे समय तक शासन करने के लिए एक तरीका, और वो तरीका क्या है, आप देश की 95% आबादी को भुखमरी में ऐसी दशा में पहुंचा दो ताकि वो रोज 2 जून के आटा चावल के ही व्यवस्था करने में अपना जीवन घिसा दे और किसी प्रकार का आवाज उठा पाने में सक्षम ना हो। और मैं कहता हूं कि गोलवलकर की जो यह राय थी, जो यह नीति थी, ये संघी सरकार ठीक उसी मार्ग पर चल रही है। और फिर मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो आपके साथ बात करते हुए एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे देश के अंदर इससे बड़ी स्थिति क्या हो सकती है कि जिस दिन हमारे देश में सड़क पर बेटियों को कूटा जा रहा था, उसी दिन करोड़ों करोड़ रुपए की जो मूर्तियां स्थापित की गई, महाकाल की मैं जिक्र कर रहा हूं, वो मूर्तियों ने भी अपना स्थान छोड़ दिया था, मूर्तियां पलट गई थी। इसका मतलब तो उससे जोड़ने वो तो दुर्घटना है, मैं बता नहीं, मैं कह रहा हूं महाकाल भी इस पाप को नहीं झेल पा रहा है। ये संघी शासन के काल पाप को महाकाल ने भी अस्वीकार कर दिया, ये बात मैं कह रहा हूं। उसमें भी घोटाला, तो आपको ये हमको समझना चाहिए इस पूरी प्रक्रिया के तहत। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं ये भी मानता हूं हो सकता है कि ये जो अभी तो ये भी आ रहा है कि सोमालिया की नकल की गई है। सोमालिया का एक जो पुराना तिकोना वो उनका संसद था जिसको त्याग चुके हैं। अब बताइए आप, उसके लिए भी आपने करोड़ों रुपए, 230 करोड़ रुपए पेमेंट की एक कॉपी की नकल करने के लिए, जो सोमालिया का आपने नया संसद भवन बनाया। मुझे लगता है कि हर जगह घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं और उन पर पर्दा डालने के लिए नई नई व्यवस्थाएं, नई नई नीति और रीति अपनाई जा रही है। ये व्यवस्था हो गई। चलिए ठीक है। जी।